हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 2 में। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का क्या होता है, कैसे हम लोग इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और इससे पहले इसके लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग बता चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे द्विघात समीकरण क्या है, उसके बारे में हम द्विघात समीकरण का हल करने के लिए देखेंगे दोस्तों। देखिए हमारा पहले देख समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है दोस्तों। देखिए हमारा द्विघात समीकरण होता है कि गणित में द्विघात समीकरण का मतलब यह होता है कि चार पद का अधिकतम मान 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि चार पद का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये चार पद होता क्या है दोस्तों। देखिए चार पद होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चार पद का मतलब होता है दोस्तों कि गणित में देखिए इसमें क्या कहा है, कहने का मतलब है कि चार पद गणित में मतलब क्या है दोस्तों, वह संख्या होती है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे A B C D A to Z, यानी कि A से लेकर Z तक ला कोई भी संख्या हो, कोई भी लेटर हो, वो हो सकता है चार पद। यानी कि एक अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी सारे शब्द होते हैं वो कोई भी एक हो सकता है जिसका मान हमेशा चेंज हो सकता रहता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एक और होता है कि यानी कि एक हो गया चार जिसको वेरिएबल कहते हैं, और एक हो गया अचर यानी कि जिसको कांस्टेंट कहते हैं। तो गणित में अचर पद का मतलब यह होता है, वह संख्या होती है जिसका मान बदल नहीं सकता। यानी कि वह क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या होता है, इन्फिनिट तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका मान क्या होता है, ये चेंज नहीं होता, ये हम बदलता नहीं, इसका मान फिक्स रहता है। उसको क्या कहते हैं, यानी कि अचर पद कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि चार पद और अचर पद क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि उसको गुणनखंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि द्विघात समीकरण, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों कि क्या होता है कि क्या होता है वो। तो ये द्विघात समीकरण का मतलब जिसका मान चार पद का मान क्या होता है, यानी कि वो होता है पावर घात 2 होना चाहिए। जैसे कि x + 2x + 2 ये क्या हो गया, तो यह एक क्या है, एक द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका जो पावर है वो कितना है दोस्तों, तो इसका पावर हमारा कितना है, 2 है ना। तो अधिकतम घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात हमारा 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो हो गया, तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कि इसमें चारों का पद का गुणांक क्या आता है, चार पदों का गुणांक क्या आता है। चार पदों का गुणांक होता है कि जो भी चार पद यह हो रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी चार पद संख्या के साथ में अचर पद रहता है उसे चार पद का गुणांक कहते हैं। जैसे मान के लिए कि x², मान के लिए कोई संख्या है x² + 7x + 2, यानी चार पद कौन हो गया दोस्तों, तो हमारा चार पद कौन हो गया, हमारा ये चार पद है, ये x चार पद है, ये भी हमारा चार पद है। तो इसके साथ में जो गुणा में रहता है, गुणांक का मतलब क्या होगा, जो गुणा के साथ में हो, तो गुणा के साथ एक चार पद के गुणांक के साथ में कौन है, 7 है, यानी कि 7 है। तो 7 क्या है, तो वह चार पदों का गुणांक हो गया, यानी कि x का गुणांक क्या हो गया, तो x का गुणांक 7 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक हो गया 1, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा होगा, 1 में x² गुना हो क्या होगा, तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया दोस्तों। अब इसी की मदद से हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि इसको हल करेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा क्या देखो, पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या करा कि द्विघात समीकरण का हल करें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या है कि इसका पावर 2 होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, 2 है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको क्या करना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है कि आपको इसका हल करने के लिए क्या करेंगे कि जो x² के गुणांक में रहेगा, यानी कि x² के गुणांक में क्या है, x² के गुणांक में क्या है दोस्तों, 2 है, 2 है। और ये हमारा लास्ट वाला जो है, इन दोनों को पहले गुना करेंगे। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे, हमारा 2 में 2 का गुना हम 6 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो 6 दूना के कितना हो गया, 6 दूना का 12 हो गया। अब 12 हो गया, अब जो एक के साथ में गुणांक में रहे, एक के साथ में गुणांक में जो रहेगा, यानी कि x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या करेंगे, इसका ऐसा 2 संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर तो 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा 7 आना चाहिए, यानी 7 आना चाहिए। जो x के साथ में जो गुणांक में रहेगा वो आना चाहिए, यानी कि 7 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या लेंगे, तो ऐसे 2 संख्या कौन कौन लेंगे दोस्तों, तो देखिए अगर हम 4 + 3
लेते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, जोड़ने पर 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको हम अगर गुना करते हैं 4 और 3 को अगर हम गुना करते हैं तो ये हमारा क्या 12 आ जाएगा ना। देखिए 4 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ को हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा। ना 7, यानी कि ऐसी 2 संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, लेकिन हमको गुना करने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, तो हमको आना चाहिए कितना, तो हमको 7 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है दोस्तों। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे आप कि कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे आपको इसको गुना कीजिए, इसको जब गुना कीजिएगा तो इन दोनों गुना करने पर आ गया दोस्तों, तो माने कि 2 संख्या कौन कौन होंगे, तो वो 4 और 3 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों, ये पहले x इसको जैसे देंगे 2x² को 2x² लिख देंगे। अब इसको हम इसको लिखेंगे तो पहले हम 4x लिखेंगे प्लस 3x हो गया। अब इसको गुना दे देंगे x से, उसके बाद प्लस 6 करेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे। अब इसको जब गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये तो 2x² ऐसे ही रहेगा, 2x² आ जाएगा। उसके बाद प्लस इन x में पहले इससे गुना करेंगे, ये 4x हो गया, उसके बाद 3x हो गया, उसके बाद प्लस 6 हो गया। अब हो गया, अब इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए आपको लोग को एक बार सिखा देते हैं दोस्तों क्या करना। देखिए आपको कॉमन लेने के लिए क्या बताया, पहले इसी को बता गया लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। ये 2x² है ना, ये हमारा 2x² है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये 2x² को x² है तो x गुने x लिख सकते हैं। अब ये पावर इस पर भी है, पावर इस पर भी है। आपको बताया गया कि दोनों अगर बेस सेम रहेगा यानी आधार सेम रहेगा तो पावर ऐड होता है, तो इसमें पावर ऐड करेंगे तो ये हमारा x² आ जाएगा, तो ये इसको इसमें से ये होगा प्लस, यहाँ पे हमारा कितना 4x है। अब 4x को क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुना x लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम कि इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है दोस्तों। देखिए इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है ना, तो यानी कि 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस दे देंगे प्लस है, उसके बाद यहाँ क्या बच गया, ये भी कॉमन हो गया, तो हमारा क्या बच गया, सिर्फ 2 बचा यानी कि 2 हो गया। तो कुछ हम इस तरह से ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हमको क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये आपको यहाँ पे ये वाला पहले अथी करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वो आ गया हमारा क्या, तो देखिए हमारा यहाँ पे अब ये 2x² है, यहाँ पे क्या है 2x² है दोस्तों, 2x² प्लस ये 2 हो गया, 2x² हो गया है। अब इसको कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे ये 2x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ x हो गया प्लस। अब 2 में यहाँ पे भी 2x कॉमन होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस, इसमें कुछ कॉमन होगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन होगा। 3 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये 3 2 के 6 यानी कि 2 बचेगा, हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस 3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, तो x प्लस 2 बच गया। तो ये हमारा गुणनखंड आ गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। देखो आपको इसी तरह से समझ नहीं आया था तो आपको फिर से एक बार हम बताते हैं डिस्प्लेशन में दोस्तों इसको कैसे करना। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये तो आपको ये हमारा आगे गुणनखंड करके, लेकिन आपको इसका और अच्छी तरह से अगले एक और दिखाते हैं आपको, एक और क्वेश्चन दिया। अब ये हमारा देखिए हमारा दूसरा नंबर है। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या था पहले वाला में यहाँ पे हमारा प्लस था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है, इसमें हमारा माइनस है, तो माइनस तो क्या करेंगे, तो आपको बताया गया कि ये जो x² के साथ में गुणांक में रहेगा उसको लास्ट वाले से गुना करेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे दोस्तों। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 में गुना 2 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 हो गया। अब ऐसी 2 संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर -5 आने चाहिए और ये इसको गुना करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसी कौन संख्या लेंगे, तो जब हम -3 गुने -2 लेते हैं, तो अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 गुना के
3 दूना के 6 हो गया। और आपको बताया गया था, पहले बता देंगे दोस्तों कि माइनस प्लस वाला चीन के नियम के बारे में बता देंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। माइनस प्लस चिन्हों के नियम के बारे में समझ में आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है दोस्तों, या माइनस इंटू माइनस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाकर वो देख लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 6 आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -3 प्लस -2 हमारा क्या आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, -5 आ जाएगा ना, यानी कि ये -5 आएगा। यानी कि जोड़ने पर हमको -5 आ गया और गुना करने पर हमारा कितना आ गया, ये वाला 6 आ गया दोस्तों। यानी कि हमारा 2 संख्या में कौन कौन मिल गया, एक -3 और एक -2 मिल गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3x² लिख देना है। उसके बाद -3x -2x प्लस 2, ये x को हमेशा साथ में लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो x को साथ लिखना है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 3x इंटू x करेंगे, उसके बाद -3x, उसके बाद -2x प्लस 2 कर देंगे। अब इसको इसमें दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, इसमें दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। अब इन दोनों का अलग कर दिए तो ये हमारा अलग हो गया, ये वाला हमारा अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। ये इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है। तो 3x कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, ये x हो गया। उसके बाद माइनस किसी ने माइनस देंगे, उसके बाद क्या है बच गया, यहाँ 3x तो कॉमन है, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 3x में x से कॉमन होगा तो हमारा क्या होगा, 3x में x गुना होगा तो 3x ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है तो यहाँ देखिए -2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी -2 कॉमन लेंगे। तो -2 कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ क्या बचा, x बचा, तो ये x हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या -2 कॉमन हो गया, ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। उसके बाद 1 कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो ये आपको ये याद रखना कि जो यहाँ आएगा वो जो यहाँ पर आएगा वो भी यहाँ पर सेम ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे को क्या हो गया, अब इन दोनों में क्या करेंगे, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या होगा, तो x -1 अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या x -1 कॉमन हो गया, x -1 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचा, ये 3 लिखेंगे, 3x। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 2 -2 बचा, यानी कि -2। तो ये हमारा गुणनखंड करके यह हमारा आंसर आ गया, यानी कि x -1 और उसके बाद 3x -2, ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि गुणनखंड आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आशा करता हूँ कि समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।